हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनामिक स्टडी। और ये हमारा पहला वीडियो है EVS 20 सीरीज़ का, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट को एक क्विक रिवीजन करेंगे। और हमारी कोशिश यही रही है कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और आप एक तरीके से आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए यूनिट फर्स्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट जो है हमारा वो है फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस। इसके अंदर जो होता है बेसिक चीज़ों की स्टडी की जाती है, जो कि आपके सिलेबस में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट्स मींस क्या होता है कि हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट्स, यानी टू सराउंड या एनवायरनो, जो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो क्लाइमेट सिस्टम पूरे अर्थ का दो पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। एक क्लाइमेट सिस्टम होता है, उसका एक प्लेट टेक्टोनिक सिस्टम होता है। दो क्लाइमेट सिस्टम होता है, उसके अंदर हमारे यहाँ 5 स्फीयर आते हैं। लिथोस्फीयर स्थलमंडल हो गया हमारा, क्रायोस्फीयर जो भी आइसेस हैं हमारे यहाँ पोलर पे वो सारी चीज़ें, एटमॉस्फेयर जो भी इन्वेलप है गैसियस हमारे ऊपर एक तरीके का, और हाइड्रोस्फीयर जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, बायोस्फीयर लिविंग फ्लोरा एंड फोना, और लिथोस्फीयर। कहीं कहीं बायोस्फीयर को एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म भी बोला जाता है। ये जो होता है ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं पूरी तरीके से। प्लेट टेक्टोनिक सिस्टम में आपका लिथोस्फीयर दोनों में कॉमन रहेगा। एस्थेनोस प्लेट टेक्टोनिक का ऑब्वियस सी बात हो गई कि प्लेट टेक्टोनिक यानी कारपेंटरी का पार्ट करना, जो भी चीज़ें हैं। तो हमारे अर्थ में जो भी चीज़ों का स्ट्रक्चर मॉडिफाई का एक कारपेंटर का क्या काम होता है, चीज़ों को तोड़ना मरोड़ा बनाना, यही सब काम होता है। तो अर्थ को तोड़ने मरोड़े बनाने में जो भी प्रोसेस होते हैं उसको टेक्टोनिक का पार्ट बोला जाता है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है लेयर्स की पार्ट आएंगी, यानी इंटरनल अर्थ के अंदर हम जाएंगे तो उसमें लिथोस्फीयर का पार्ट होगा ही, ऑब्वियस सी बात है आपका। और एस्थेनोस्फीयर जो दुर्बलता मंडल भी बोला जाता है, यानी कमज़ोर होता है, सेमी लिक्विड पार्ट जो होते हैं उसका। डीप मेंटल का पार्ट हो गया आपका। फिर उसके बाद आता है आपका डीप मेंटल और आपका आउटर कोर का पार्ट जो होता है। ये दोनों जियोडायनेमो का एक वो होता है कि आपका जो इनर कोर है वो सॉलिड है, आउटर कोर है लिक्विड है। तो आउटर कोर के घूमने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, बहुत हाई स्पीड में घूमता है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड यानी जियोडायनेमिक सिस्टम जनरेट करती हैं। तो ये बेसिकली स्टडी है आपका। स्फीयर जो होते हैं इतने आप जानो कि बायोस्फीयर हो गया आपका, हाइड्रोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, बाकी चीज़ें आगे हम लोग देखते हैं। और जो फिर उसके बाद आपका आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपकी हमारे ऊपर जो भी ग्रेविटी की वजह से एक लेयर बन गई है, ग्रेविटी ऑब्वियस सी बात है जो उसको रोक के रखी हुई है एटमॉस्फेयर को। और भी हमारे जब आप कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे प्लैनेट्स की, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर हैं कहीं नहीं है, और हर जगह का स्ट्रक्चर अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का कंपोजिशन अलग अलग है। तो हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वर्टिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो वो हमारे यहाँ ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर, ये पार्ट हो गया आपका। जो ट्रोपोस्फियर का पार्ट है इसी में हमारे यहाँ सारी मेट्रोलॉजिकल चीज़ें जो होती हैं वो ट्रोपोस्फियर के पार्ट में होती हैं। और ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच का जो कंटिन्यूटी को ब्रेक करता है वो ट्रोपोपॉज बोला जाता है। इसी तरीके से स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर के बीच की जो पार्ट होता है उसको स्ट्रेटोपॉज बोला जाता है, और मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच का जो पार्ट होता है उसको मीजोपॉज बोला जाता है। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी आपकी वो ट्रोपोस्फियर से ये होंगी कि जितनी भी आपकी पॉल्यूशन लेवल से चीज़ें होंगी, चाहे वो एयर पॉल्यूशन से चीज़ें हों या वाटर पॉल्यूशन चीज़ें हो या मेट्रोलॉजिकल जो भी इवेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके ट्रोपोस्फियर में होते हैं। इसलिए ट्रोपोस्फियर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मेट्रोलॉजी में, एयर पॉल्यूशन में, वाटर पॉल्यूशन में, यानी पॉल्यूशन में, और इन्वायरमेंटल साइंस में जो भी हम स्टडी करते हैं वो ट्रोपोस्फियर से बेसिकली रिलेटेड होता है। तो इसकी हाइट जो होती है वो 10 किलोमीटर तक की बोली गई है। फिर 10 से लेकर के 50 तक आपका जो होता है वो स्ट्रेटोस्फियर है। 50 से 80 तक जो होता है वो आपका वो होता है क्या कहते हैं, मीजोस्फियर। फिर उसके बाद का जो भी पार्ट होता है उसको थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर में एक्सोस्फियर या उसको आयनोस्फियर बोला जाता है। इसमें भी ADE जो नाइट और डे के बेसिस पे जो उसकी सब लेयर्स होती हैं वो जनरेट होती है नहीं होती, इसको आप डीपली थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। तो मैक्सिमम चीज़ें फिर आपका जो ओजोन का लेयर पाई जाती है वो आपकी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, और वो ये 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। यानी जो आपका 5 किलोमीटर का रेंज होता है स्ट्रेटोस्फियर में, हायर कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन जो होता है वो 10 ppm का कंसंट्रेशन होता है, वो 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है।
और जो सबसे ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, अब आप इसमें देखेंगे टेम्परेचर का कि टेम्परेचर किस तरीके से ट्रोपोस्फियर में आप ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसीलिए आप देखेंगे पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ेगा, फिर मीज़ोस्फीयर में सबसे जाएंगे तो कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो आपका पाया जाता है मीज़ोस्फीयर में। -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे तक टेम्परेचर वहाँ पहुँच जाता है। थर्मोस्फीयर में फिर अचानक से वहाँ पे आयंस होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है। जो यहाँ पे आप कंपोजिशन की बात करेंगे अगर, तो देखेंगे नाइट्रोजन जो है 78.08% हो जो आपका वो तो नाइट्रोजन है। बाकी आपका ऑक्सीजन 20.946% यानी 21% अप्रॉक्स मान लेते हैं उसको। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका 0.03%, 391 ppm कंसनट्रेशन बढ़ रहा है। 412 415 कंसनट्रेशन है। आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं मोना लोआ की साइट पे, जहाँ पे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होती रहती है। ऑर्गन 0.93%। और फिर उसके बाद बाकी जो गैसेस हो गई आपकी नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन। वाटर पेपर जो होता है वो वेरी करता है हर जगह, लेकिन उसका अप्रॉक्स 4% का मान लिया जाता है। वेरिएबल होता है, वो फिक्स भी नहीं होता। अब देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो होती है, एक तरीके के दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विंड ही जो चीज़ें होती हैं पॉल्यूशन को डिस्पर्स करना, पॉल्यूशन को डाइल्यूट करना। और विंड क्या होती है, जब वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जनरेट होता है, यानी हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वो जब मूवमेंट करेंगी हॉरिजॉन्टली तो वो विंड का रूप हो जाती हैं। तो अब उसमें जो चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं विंड को, वो होती है आपके प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी ग्रेडियंट मीन्स हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी चीज़ें चेंजेस आ रहे हो, मतलब आप ए प्लेस पे खड़े हो और एक वहाँ से 2 किलोमीटर की रेंज पे बी प्लेस है, तो ए प्लेस से बी प्लेस में टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा है किधर कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर ऐसे मूवमेंट करती हैं वो। तो ये होती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। टेम्परेचर ग्रेडियंट भी होता है। फिर होती है कोरियोलिस फोर्स जो अर्थ की रोटेट होने की वजह से होती है। फिर फ्रिक्शन जो हमारे लिथोस्फीयर से और आपस में बहुत सारी क्या कहते हैं कि इवेंट्स होने की वजह से, चाहे वो आपका हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो, बहुत सारी चीज़ों उनकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ये विंड वेलोसिटी या विंड की डायरेक्शन, विंड की मूवमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर जियोस्ट्रॉपिक विंड से हमारे यहाँ क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो आप देखेंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या कहते हैं कि मूव करती हैं। जस्ट क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर के बगल वाला जो फिगर है आप देखेंगे तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से विंड मूव कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। फिर कोरियोलिस फोर्स उसमें आया और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आया। इसकी वजह प्रेशर ग्रेडियंट, फिर धीरे धीरे अब ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे के एकदम लंबवत हो जा रहे हैं, एक दूसरे के 180 डिग्री पे आ जा रहे हैं। तो विंड जो हो रही है वो पैरेलल मूव कर ले रही। यही जो पैरेलल मूवमेंट होता है इसी को ही जियोस्ट्रॉपिक विंड बोला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए जो स्केलिंग होती है, इससे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। इसमें माइक्रो स्केल, मीजो स्केल और मैक्रो स्केल जो कि दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिनोप्टिक स्केल या प्लानिटरी स्केल। माइक्रो स्केल का जो पार्ट होता है ये 0 to 1 किलोमीटर और सेकेंड्स टू मिनट की बात होती है, इसमें ज़्यादा देर से नहीं होते हैं। तो इसमें विंड गस्ट, माइक्रो बस्ट या डस्ट टेबल जैसी चीज़ें होती हैं। फिर 1 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर की जो रेंज होती है और जो मिनट से हावर तक या हावर्स टू डे तक होती है इसका टाइम, मतलब कुछ दिनों से कुछ मिनट से कुछ घंटों और कुछ घंटों से कुछ दिनों तक हो सकता है। तो इसमें टार्नेडो, थंडरस्टॉर्म, लोकल विंड्स हो गई आपकी, लैंड एंड सी ब्रीज आपका मीजो स्केल में आएगी, इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद सेंटा है ना, ये बाकी सब चीज़ें होंगी। फिर आपका जो आता है वो होता है मैक्रो स्केल, 1000 से लेकर के 40,000 किलोमीटर का है, यानी 40,000 किलोमीटर तक की रेंज। तो 1000 से 5000 किलोमीटर की जो रेंज है उसको सिनॉप्टिक स्केल बोला गया है या वेदर मैप स्केल बोला गया है। फिर उसके बाद 5000 से लेकर के 40,000 किलोमीटर तक की रेंज जो है वो है प्लेनेटरी स्केल। तो आपका जो सिनेप्टिक स्केल में है वो है मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड हरिकेन। और आपका प्लेनेटरी स्केल में जो है वो वेव्स इन द वेस्टर्नली ट्रेड। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको आप इसमें आप इंक्लूड करके देखिए, एक टेबल टाइप का बना लीजिए कि कौन सा किस में होता है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा लाइफ स्पैन कितना होता है उसका और उसकी स्केलिंग कैसी होती है। फिर हमारा जो होता है वो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। ये ही मेनली गवर्न कर रहा है हमारे क्या कहते हैं कि क्लाइमेट और प्लेट टेक्टोनिक सिस्टम को बेसिकली। तो
तो इतना हम जानते हैं कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको डायरेक्ट हम एनालाइज नहीं कर सकते, तो उसमें हमने सीस्मिक वेव की जो होती है वो हेल्प किया बहुत ज़्यादा। तो उसमें 3 वेव जो हो गई आपकी पी, एस और एल, और आर भी होती है, कहीं कहीं मेंशन किया जाता है, रिफ्रैक्टिव वेव बोला जाता है। पी यानी प्राइमरी वेव, एस यानी सेकेंडरी वेव, एल यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। पी प्राइमरी वेव जो होती है सबसे पहले आती है, सेकेंडरी वेव उसके बाद में, और एल वेव जो होती हैं वो सबसे लास्ट में आती है। प्राइमरी वेव का मूवमेंट वर्टिकल, फिर उसका हॉरिजॉन्टल, और जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों होता है, इसलिए उसको डिस्ट्रक्टिव वेव भी बोला जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करती हैं, सबसे लास्ट में भी आती है। तो पी वेव जो होती है वो उसकी क्या कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वेलोसिटी उससे बढ़ती है। इसी तरीके से एस वेव की है, इसी तरीके से पी और एस वेव की है, दोनों वेव की। यहाँ पे हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए 2 ही वेव्स का मेजरमेंट ऑब्वियस है। तो आप देखेंगे फिगर में कि पी वेव जो है वो तीनों मीडियम यानी सॉलिड में और लिक्विड में हर जगह ट्रेवल कर रही है, यानी वो क्रस्ट से लेकर के पूरा आर पार कोर से होते हुए निकल जा रही है। पी वेव्स रिसीव हो रही है लास्ट पार्ट में आपका। बट ये क्या हुआ कि जब एस वेव को एनालाइज किया गया तो वो ये पाया गया कि नहीं, वो आपको क्या कहते हैं इंड पॉइंट पे आपको नहीं मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एस वेव की क्वालिटी है कि वो लिक्विड एरिया में ट्रेवल नहीं करती है। तो ये पहले ये माना जाता था कि सब कुछ सॉलिड है, लेकिन फिर ये माना गया कि नहीं, कुछ तो ऐसा पार्ट है अर्थ में, कोर के बाहर का पार्ट जो लिक्विड है। ये हमको एनालाइज करने में बताया, यानी लिक्विड पार्ट होने की वजह से एस क्या कहते हैं वेव वहाँ पे मूव नहीं कर पा रही है। तो क्रस्ट मेंटल कोर हो गया आपका। ये आपका जो क्रस्ट का पार्ट होता है उसमें ऑक्सीजन, सिलिका ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, SiO2 का जो फॉर्म होता है। फिर उसके बाद सिलिकॉन हो गया, और एल्युमिनियम भी होता है इसमें, यानी हो गया आपका सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। फिर उसके बाद आपका होता है मेंटल पार्ट में आपका क्या ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो सियाल, सीमा और निफे। सियाल जो पार्ट होता है वो क्रस्ट का, सीमा जो पार्ट होता है वो मेंटल का, और निफे जो पार्ट होता है यानी निकिल और फेरस का होता है कोर का। अब इस तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। इनर कोर में सबसे ज़्यादा आपका 94% निकिल है, और नहीं सॉरी 94% आयरन है और 6% निकिल है। फिर उसके पास इसी तरीके से आउटर कोर में आपका ऑक्सीजन 5% है, और सल्फ़र भी है, आयरन भी है। और ये जो सोर्स लिया गया है ये अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजेंसी की बहुत अच्छी बुक से उससे लिया गया है। सो देखिए जो 3 लेयर होती है हमारे यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर जब भी आप स्टडी करोगे, एक होती है क्रस्ट, एक होती है मेंटल, और होती है कोर। तो इससे भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, काफ़ी आते हैं। तो क्रस्ट का पार्ट जो होता है वो 0 से 35 किलोमीटर तक की रेंज में मान लिया जाता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी, यानी कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर जब एक ही फॉर्म में चल रहा हो, फिर वहाँ से उसका स्ट्रक्चर अगर चेंज होने लगे, यानी उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, तो उसको डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। उसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोला जाती है। एवरेज थिकनेस जो होती है वो 30 to 35 किलोमीटर तक होती है। फिर इसमें आपका जो 2 टाइप ऑफ क्रस्ट हो जाती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है और ओशियनिक क्रस्ट होती है। ऑब्वियस सी बात है। तो आप ये देखोगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो हल्की होती है, ओशियनिक क्रस्ट वो थोड़ी सी भारी होती है। ऑब्वियस सी बात है, उसके ऊपर वाटर का भी उतना ज़्यादा ही लोड होता है। एक कॉमन सेंस लगाने की बात है, जिसकी वजह से जब आप किसी चीज़ को प्रेस करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात, इससे डेंसिटी और वेट दोनों बढ़ जाते हैं। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट दो तरीके। कॉन्टिनेंटल जो आपकी क्रस्ट होती है वो लेस डेंस होती है और फ्लोट हाइयर होती है, मतलब तैरती है। तो ओशियनिक क्रस्ट जो होती है मोर डेंस होती है और फ्लोट लोअर होती है। तो ओशियनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी जो होती है कॉन्टिनेंटल की 2.7 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब उसमें भी उसका एवरेज थिकनेस बाकी सब कुछ दिया हुआ है। उसका जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो ग्रेनाइट की होती है, हल्की होती है। ओशियनिक क्रस्ट बेसाल्ट या गैब्रो की बनी होती है। इस सब चीज़ों को भी आपको याद रखना होगा। कभी क्वेश्चन पूछा भी गए हैं और अभी आने के भी चांसेस हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद जो होता है हमारा वो अर्थ का मेंटल पार्ट होता है, जो 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक की रेंज में होता है। फिर उसके बाद इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल यानी 35 to 700 किलोमीटर, और लोअर मेंटल यानी 700 to 2900 किलोमीटर। फिर इसके बीच एक होती है मोहरविक यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में सेपरेट करती है। यानी आप कह सकते हो कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो भी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको बोलते हैं मोहो। यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं मोहो, और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रिपेटी।
फिर क्या होता है आपका, फिर होती है आपका आउटर कोर और लोअर मेंटल, यानी मेंटल और कोर के बीच में जो पाई जाती है होती है गुटेनबर्ग, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो पाई जाती है होती है लेहमान बुलार्ड। फिर इसमें लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर का पार्ट होता है। लिथोस्फीयर का जो पार्ट होता है वो पूरा 0 से लेकर के 100 पार्ट, यानी वो कुछ 7 क्या कहते हैं एरिया आपका मेंटल का भी कवर करता है। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, वो एक सेमी लिक्विड पार्ट होता है जो 70-100 यानी 30 किलोमीटर के बाद का जो रेंज होती है, उसके बाद से लेकर 70 किलोमीटर तक की जो रेंज होती है मेंटल की, वहाँ पे वो सेमी सॉलिड यानी वहाँ पे रेडियो न्यूक्लियाइड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, या कुछ वहाँ पे टेम्परेचर होने की वजह से, या फिर ऑब्वियस सी बात है जब ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है तो अभी वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं वहाँ पे जो रेडियो न्यूक्लाइड्स ही होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर और बढ़ जाता है। तो कुछ वहाँ के जो मेटल्स होंगे या ओर्स होंगे वो मेल्ट कर जाते हैं, पूरी तरीके से मेल्ट भी नहीं करते और पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं होते, तो उसको सेमी सॉलिड या प्लास्टिक स्टेज बोला जाता है। इसी वजह से एस्थेनोस यानी वीक, एस्थेनोस का मतलब होता है वीक यानी कमज़ोर यानी दुर्बल, यानी इसको दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है। अब बाकी चीज़ें इसमें आप देखिएगा और जल्दी से, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कवर करना है। फिर आपका हेडोस्फीयर का जो भी पार्ट होता है, इसमें आप लेक और जो भी चीज़ें होती है वाटर बॉडीज़ में, एक आपका ओशियन हो गया, लेक, पॉन्ड, रिवर, यही सब चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना होता है। तो इसमें आपका जो लेक में देखोगे लिटोरल जोन क्या होता है, इसको आपको देखना अच्छे से। लिमेंटिक जोन क्या होता है, पेल्जिक जोन, फोटोइक जोन, जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी। फोटोइक जोन का एरिया ऊपर का कुछ किलोमीटर तक का एरिया। बेंथिक जोन जो डायरेक्ट सबमर्ज एरिया होता है वो। फिर इसी तरीके से आपका मैरीन इकोसिस्टम यानी ओशियन में भी आपका फोटो जोन हो गया, ओशनिक जोन हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, 200 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है। 0 का जो होता है वो इंटरटाइडल जोन होता है। नेक्टिक जोन हो गया आपका। फिर आपका होता है कि क्या कहते हैं बेंथिक जोन जो डायरेक्ट मूवमेंट होता है। एफेटिक जोन एंड पेल्जिक जोन, ये आपका थोड़ा सा ये होती है। फिर इसमें आप लेंटिक, लोटिक, जब हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसलिए मैं इसको डिटेल में मेंशन नहीं किया हूँ, बाकी आप इसको लेकिन ज़रूर देखना है, 1-2 बार देखोगे नुकसान नहीं करेगा। ओके, सो हाँ, थर्मोडायनेमिक्स का भी पार्ट होता है इसमें। थर्मोडायनेमिक्स आपके लॉ जो दिए हुए होते हैं वो पहला लॉ जो होता है इसमें वो तो जीरोथ लॉ होता है। जीरो लॉ ये होता है कि व्हेन टू डायथर्मिक सब्सटेंस एट अ डिफरेंट टेम्परेचर कम इन अ कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मतलब इसी तरीके से बोला जाता है कि अगर 2 डिफरेंट टेम्परेचर की चीज़ें हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, देन हीट कंडक्ट ऑन इट्स ओन फ्रॉम सब्सटेंस हैविंग हायर टेम्परेचर सब्सटेंस हैविंग अ लोअर टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर का जो मूवमेंट होता है, ऑब्वियस ही बात है ये आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़े हैं कि जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूवमेंट होने लगता है, वो तब तक होता है जब तक दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम का स्टेज। इसी को जीरोथ लॉ बोला जाता है। तो फर्स्ट लॉ जो होता है वो आपका वो होता है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ होती है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म कैन बी पॉसिबल। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, यानी जो उसकी वर्क होता है, और डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी जो होती है उसकी बेसिस पे इसको पार्ट किया जाता है। यानी फर्स्ट लॉ का जो थर्मोडायनामिक मैथमेटिकल या इक्वेशन फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये यही होता है। अब यहाँ पे फिर आपका होता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो बेसिकली बात करता है वो बात करता है डिसऑर्डर की, यानी एंट्रोपी। एंट्रोपी मीन्स हो गया डिसऑर्डर यानी रैंडमनेस। अब इसमें क्या बोला जाता है, इन ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। इन ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स उसकी इंक्रीज़ होती है। द फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम इन ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिक्रीजेस। फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिक्रीजेस। देखो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उसमें एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी और फ्री एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। इसमें ये क्या कहते हैं सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स यही बताता है। बेसिकली ये बात किसकी करता है, एंट्रोपी की, यानी डेल्टा एस की। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू रिवर्सिबल होता है जो हीट को लेना या हीट को देना, हीट के लिए ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ये से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और हीट से भी। तो डेल्टा एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच यानी एंथैल्पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एस यानी एंट्रोपी इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखना। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ कंप्लीटली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज अ जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए कंप्लीटली प्योर क्रिस्टलाइन, इसलिए भी एंट्रोपी से रिलेटेड है, लेकिन बताएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन जब टेम्परेचर डाउन होता है तो एंट्रोपी ऑब्वियस ही बात है कम होगी। तो द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ द कंप्लीटली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ ए
absolutely pure crystalline substance is completely systematic, okay, at absolute zero temperature, एकदम absolute zero temperature पे एकदम systematic part में solid part में रहेंगे. Hence entropy is a least in a solid, more in a liquid, higher in a gas. obvious सी बात है, simple concept आप भी लगाएंगे. जो भी मैटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आपस में जो मूवमेंट होता है, इधर उधर कूद खाद करना, भागना दौड़ना, वही डिसऑर्डर होता है, वही एंट्रोपी होती है. तो ऑब्वियस सी बात है, इसी चीज़ के बेस पे आप लगा सकते हैं कि किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा. गैस में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा. देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इसमें हमारे यहाँ न्यूमेरिकल भी आते हैं. कार्नोट साइकिल का जो डिफिनेशन दिया गया है उसके बारे में भी आते हैं. तो और ओटेक का जो इफिशियंसी का न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो भी इसी से पूछा जाता है. मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया है, कंसीडर एन ओटेक सिस्टम ऑपरेटिंग बिटवीन 30 एंड 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 डिग्री सेंटीग्रेड. डिफरेंस कितना आ रहा है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड का. यही डिफरेंस होता है ओटेक में, इतना याद रखना. व्हाट वुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी फॉर एन इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन ऑपरेटिंग विद दिस टेम्परेचर. इसका एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी यानी ईटा मैक्स इक्वल टू 1 माइनस टी सी इक्वल टू टी एच. अब 1 माइनस 5 प्लस 273, ऑब्वियस सी बात स्क्वायर कर रहा हूँ, 30 प्लस 273 0.08 यानी 8% इसका आ जाएगा. इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं. ओटेक का इफिशिएंसी निकालने का फार्मूला यही है, अच्छे से इसको याद कर लो. फिर बात आती है हीट ट्रांसफ़र की, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है. कंडक्टिव और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र. व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. इसमें भी पूछा जाता है आपका, और से लेकर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से लेकर के बाकी कन्वेक्टिव, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, हर एक चीज़ पूछी जाती है. ये चीज़ों को याद रखना. दैट हीट ट्रांसफर कैन बी कंडक्शन बाय कन्वेक्शन और बाय रेडिएशन विच कैन बी टेक प्लेस इवन इन अब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट. अब कोई मीडियम भी नहीं होता तो वहाँ पे रेडिएंट हीट ट्रांसफ़र होता है. देखो रेडिएशन जो हो गया, ये आपका फिगर में दिखाया गया. कोई एक वॉल है, वॉल के थ्रू जब उसके डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हुए जा रही, मतलब एक सॉलिड पार्ट से दूसरे सॉलिड पार्ट से में टच करने पे जो चीज़ें मूव हो रही है वो रेडिएट हो रही है, यानी रेडिएशन के थ्रू बढ़ रही है. कन्वेक्शन यानी कोई गर्म हवा आ रही है और वो अपनी मूवमेंट की वजह से दीवार को गर्म कर दे रही है. अब कंडक्शन भी इसी तरीके से पार्ट हो गया. रेडिएंट हीट क्या होगा? हीट ट्रांसफर बाय द थर्मल रेडिएशन इज़ द थर्ड वे दैट वन ऑब्जेक्ट कैन वार्म अनदर. अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, रेडिएंट एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एंड डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू कैरी एनर्जी. ओके, सी इज इक्वल टू लेमडा इज एन वी. तो यहाँ पे सी क्या है? लाइट की स्पीड है 3 लाख मीटर पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेमडा क्या है? वेवलेंथ है. वी क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्स. ई इक्वल टू एच वी हो गया, ऑब्वियस सी बात है. और एच क्या पे हो गया है? प्लैंक कांस्टेंट. फिर आती है थर्मोडायनेमिक्स में कुछ मोस्ट चीज़ें, जैसे एंथैल्पी, और ये रिलेशन हो गया आपका एंथैल्पी का. डेल्टा इज इक्वल टू एनर्जी यानी डेल्टा यू प्लस प्रेशर और वॉइस का वॉल्यूम में जो डिफरेंस आ रहा है. पहला उसका हीट में जो एंथैल्पी में जो आ रहा है डिफरेंस, यानी हीट कंबस्टन में हीट में जो आ रहा है डिफरेंस. उसके बाद क्या हो गया आपका इंटरनल एनर्जी, जो आपकी एनर्जी क्रिएट हो रही है सिस्टम के द्वारा या वर्क डन किया जा रहा है उसके द्वारा. फिर आपका प्रेशर हो गया. प्रेशर यहाँ पे इसको कांस्टेंट मान लिया जाता है, या फिर जो भी कह लिए जाते हैं डेल्टा वी यानी वॉल्यूम, जो V1 से V2 की तरफ चेंज हो रही है. हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी आपकी हो गई एब्जॉर्ब हीट एंड डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन टेम्परेचर. ये होती है आपकी हीट कैपेसिटी. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हीट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन अ टेम्परेचर, वही बात हो गई, इनटू वेट ऑफ सब्सटेंस इन अ ग्राम. ये हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो गई? वही बात है, एब्जॉर्ब हीट डिफरेंस इन अ टेम्परेचर. बात सब में वही आ रही है, क्योंकि कैपेसिटी की बात हो रही है. जब हीट कैपेसिटी की बात हो रही है सब में फार्मूला क्या रहेगा? वही रहेगा, एब्जॉर्ब्ड हीट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन अ टेम्परेचर. बस चेंजेस क्या हो रहे हैं कि लास्ट पार्ट में दो चीज़ों को ऐड कर दिया जा रहा है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन अ ग्राम एंड मोल. ओके. अब क्या होता है कि गिब्स एनर्जी को देखिए आप. गिब्स एनर्जी को देखेंगे तो गिब्स एनर्जी में डेल्टा जी इसको गिब्स एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी माइनस RT इन के. और इसमें आप देखेंगे कि -2.303 RT log K. ये होती है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशनशिप होता है उसको बताया गया है. इसको आप देख लीजिए. और ये भी होता है डेल्टा जी इक्वल टू, ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है. तो डेल्टा जी इक्वल टू -NFE जो फैराडे इक्वेशन से भी डिराइव किया गया है, उससे भी इसका रिलेशन बताया गया. अब इसमें ये भी बताया गया है कि इफ़ K इज़ ग्रेटर देन 1 देन डेल्टा यानी गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी यानी डेल्टा जी निगेटिव एंड रिएक्शन विल ऑकर ऑन इट्स ओन, यानी स्पॉन्टेनियस हो गया. और उसमें अगर वो लेस देन 1 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और जब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी. अब यही हमारा जो क्या कहते हैं सेकेंड लॉ था थर्मोडायनेमिक्स का, वो यही कहता था अगर स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन इसकी होने की वजह से गिब्स फ्री एनर्जी घट रही है. इस गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, यानी पॉजिटिव एनर्जी क्या होनी चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना चाहिए.
वो उसने यही बताया था। मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र अक्रॉस वेरियस इंटरफेसेस मटेरियल बैलेंस। अब इसमें देखिए जो मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई भी दो रिवर हो जाती है, मतलब उसमें बताया जाता है कि इतने कंसंट्रेशन से इतने कंसंट्रेशन में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी ये है, फिर दोनों एक जगह मिली, मर्ज होने के बाद जो उसका मिक्स आउटपुट आ रहा है वो कितने पे होगा। यानी आपका स्टीम हो गया CS, और सी यानी Q यानी हो गया फ्लो, C हो गया यानी कंसंट्रेशन। कोई स्ट्रीम है 1 और उसके बाद उसमें वेस्ट जो मिल रहा है वो भी उसका भी उसकी भी वेलोसिटी और उसका भी कंसंट्रेशन दिया गया। फिर वो दोनों एक्यूमुलेट होकर के जो आपका CM QM मिल रहा है वो इसी फार्मूले से निकलेगा और इसी फार्मूले से आप निकालोगे। स्टेप फंक्शन रेस्पॉन्स भी होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इन एनवायरमेंट सिस्टम दैट आर कंटामिनेटेड विद आइदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट। अब इसमें आपका जो ये जो स्टेडी स्टेट वाला कॉन्सेप्ट था, ये पहले स्टेडी स्टेट वाला था, उसके बाद स्टेप फंक्शन में स्टेडी स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेट्स, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं और सारी। लेट अस नाउ एक्सटेंड टू द एनालिसिस टू इंक्लूड कंडीशन दैट आर नॉट स्टेडी स्टेट, यानी दैट आर नॉट स्टेडी, यानी स्टेप फंक्शन रिस्पॉन्स। क्वाइट ऑफन वी विल बी इंटरेस्टेड इन हाउ टू कंसंट्रेशन विल चेंज विद द टाइम। How to concentration will change with the time when there is a sudden change in amount of pollution entering। कभी ज़्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, यानी फ्लक्चुएट कर रहा है। दिस इज़ नोन एज द स्टेप फंक्शन रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। फ्लो Q हो गया आपका, फ्लो रेट C1 हो गया आपका कंसंट्रेशन, कंट्रोल वॉल्यूम हो गया कंसंट्रेशन, डीके हो गया, फिर उसका फ्लो आउट हो गया, एक्यूमुलेशन रेट यानी इनपुट माइनस आउटपुट, और फिर रिएक्शन रेट। इसका फार्मूला जो भी वो भी दिया हुआ है पूरी तरीके से, इसको आप देख लीजिए और अच्छे से मेमोराइज़ करिए। और उसके बाद ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शन भी दिए हुए हैं। 0 ऑर्डर का डीके रेट क्या है, 0 ऑर्डर का जनरेशन रेट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डीके रेट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर जनरेशन रेट क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डीके रेट क्या है, सेकेंड ऑर्डर का जनरेशन रेट क्या है। इससे भी 1-2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद लॉस आते हैं दुनिया भर के। प्लैंक्स लॉ हो गया आपका, प्लैंक्स लॉ E λ = C1/λ की पावर 5E। फिर उसके बाद एप्सिलॉन हो गया आपका C2 डिवाइड बाई पावर λT-1, ये हो गया आपका प्लैंक्स लॉ। फिर उसके बाद होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि ये बोलता है कि ऑल मैटर एंड टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड कंटिन्यूली इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो इंक्लूडिंग वाटर, सॉइल, रॉक, वेजिटेशन एंड सरफेस ऑफ द सन। इसी क्या हो गया E = स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया सिग्मा A, और उसके बाद आपका T की पावर 4 ये हो गया। फिर उसके बाद विंड डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, λ = 2898, यहाँ पे A होता है, A का ये वो दिया गया हुआ है, वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो जितना ज़्यादा हॉटर होगा यानी जितना ज़्यादा गर्म होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा कम होगी। जैसे सन को देख लो, सन की टेम्परेचर 6000 केल्विन, डोमिनेंट वेवलेंथ 0.48, एंड इन द अर्थ में क्या है उसका डोमिनेंट वेवलेंथ 9.6 माइक्रोमीटर हो गया। वो माइक्रोमीटर जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना है वो माइक्रोमीटर का पार्ट है। तो सन का टेम्परेचर ज़्यादा है बट उसकी वेवलेंथ कम है, और अर्थ का जो टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। ये हमारे विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। फिर आपका आता है ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज़ द मास ऑफ द वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द एयर यूजुअली एज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हो गया आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मिक्सिंग रेशियो, दोनों भी उसी के लिए ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं मिक्सिंग रेशियो का यूज़ करते हैं, बिकॉज हम वहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं या कहीं पर भी जाने पे कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि टेम्परेचर घटने बढ़ने, एक्सपैंड होने, सिंक होने से वॉल्यूम आपका कम ज़्यादा होगा और इसकी वजह से ह्यूमिडिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बस मिक्सिंग रेशियो में क्या करता है, हम किसी भी वॉल्यूम एयर पार्सल के मास की बात करते हैं। मास जल्दी चेंजेस नहीं होते हैं, मास में चेंज नहीं होगा तो उसमें ह्यूमिडिटी में चेंजेस नहीं बताएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेस्ट वे क्या होता है, मिक्सिंग रेशियो से हम कैलकुलेट करते हैं, यानी मिक्सिंग रेशियो मास ऑफ द वाटर वेपर इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ड्राई एयर इन किलोग्राम, और उसमें क्या था वॉल्यूम ऑफ द एयर यानी क्यूबिक मीटर, उसमें हम वॉल्यूम लिया करते थे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रेशियो ऑफ द एयर एक्चुअल वाटर वेपर कंटेंट कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन। रिक्वायर्ड फॉर क्या, रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन एट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंडिकेट हाउ नियर द एयर इज सैचुरेशन रेदर देन द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ये बताती है कि वो कितना पास में है, अब कितना टाइम लगेगा इसको सैचुरेट होने में। 30%, 40%, 50%, इसको परसेंट में ही डिपेंड करते हैं कि 100% होना चाहिए, 60% है तो 40% कमी है, मतलब दिखाएगा कि हाँ बस हो चुका है, बस होने वाला है, ये सैचुरेट होने के करीब है। ड्यू पॉइंट्स क्या बताएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये द ड्यू पॉइंट इज़ द टेम्परेचर टू विच एयर नीड्स टू बी कूल्ड टू रीच सैचुरेशन। उसके पॉइंट पे जब वो रीच किस पॉइंट पे होगा वही होती है उसका। फिर होती है एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज। एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज क्या हो गया, आपका कंडेंसेशन ऑकर व्हेन द सफिशिएंट वाटर वेपर इज एडेड टू द एयर और मोर कॉमनली व्हेन द एयर इज कूल्ड टू इट्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर।
फिर उसके बाद क्या होता है, द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, जस्ट डिस्क्राइब इन विच हीट वाज नाइदर एडेड, हीट ना तो ऐड की गई नॉर सब्सट्रैक्टेड, ना तो हटाई गई, आर कॉल्ड एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज, ना तो हीट में एडअप किया गया ना हीट को रिमूव किया गया, तो उसको बोला एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज। इन समरी व्हेन एयर इज कंप्रेस हुई, इट वार्म्स हो गई, वापस ऑब्वियस सी बात है, और जब ये अलाउड की एक्सपेंड करने के लिए तो ये कूल हो गई। इन नेचर सम टाइम the surrounding air infiltrates a rising descending column of air, a process called entrainment, ये बोला जाता है इसको। फिर उसके बाद आप देख लोगे कि एनी टाइम अ पार्सल ऑफ एयर मूव अपवर्ड, कोई भी एयर पार्सल ऊपर की तरफ जा रहा है, इट पासेस थ्रू द रीजन ऑफ सक्सेसफुली लोअर प्रेशर, एज अ रिजल्टिंग असेंडिंग एयर एक्सपैंड, जो भी ऊपर जा रहा है वो एक्सपैंड करेगा क्योंकि प्रेशर भी कम होता है ऊपर जाने पे। Adiabatically, unsaturated air cools at constant rate 10 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1000 मीटर, यानी एक किलोमीटर पे 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। Conversely, descending in air comes under increasing pressure and compress and heat 10 डिग्री सेंटीग्रेड for every 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। This rate of the cooling and healing applies only in the unsaturated air is known as dry adiabatic lapse rate. Dry because the air is अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड नहीं है। फिर उसके बाद आता है एक लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल, जो कि आपका ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट या ड्यू पॉइंट्स के बीच की बात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये। इफ़ एन एयर पार्सल राइजेस हाई इनफ, it will eventually cool to its dew point, okay, it will eventually cool it to its dew point and trigger the process of condensation। वहीं से process of condensation start, जब जैसे ही डी पॉइंट पे पहुंचेगा वहीं से वो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। the altitude at which the parcel reaches saturation and cloud formation begin is called the lifting condensation level, okay, got my point। अब आगे बढ़ो। The latent heat was absorbed by the water vapor when it evaporate to is release a sensible heat, sensible heat जो होती है उसकी we can measure with the thermometer, although the pressure will continue to cool adiabatically, adiabatically यानी ना तो हीट ऐड करना है ना तो हीट रिमूव करना है। विल कंटिन्यू टू कूल, यानी कूल हो रही है यानी वो एक्सपेंड कर रही है, कंप्रेस नहीं हो रही, और एक्सपेंड तब करी जैसे से ऊपर जा रही है। रिलीज द लेटेंट हीट, स्लो द रेट ऑफ कूलिंग। इन द अदर वर्ड्स, व्हेन द पार्सल ऑफ एयर असेंड अबव लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल, the rate at which it's cool reduce, the slower rate of cooling is called the वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। देखो शुरू में तो ज़्यादा तेज़ी से ठंडी हो रही थी, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पर 1000 पे, फिर उसके बाद एक लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल के बाद वो एक कम चीज़ें पे होने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, जहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है। अब जैसे आप सेकंड फिगर में देखेंगे तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर था, फिर उसके बाद 22 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 10 का जा रहा, 22 से 12, 12 से 2, फिर उसके बाद जब कंडेंसेशन लेवल यानी लिफ्टिंग कंडेंसेशन पॉइंट आ गया, उसके बाद 2 से -3, -3 से -8, यानी 5-5 डिग्री सेंटीग्रेड वो हो जाने लगा। वो होती है आपका वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, राइजिंग एयर ड्रॉप्स 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, और यहाँ पे कितना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 मीटर वेट और एडियाबैटिक ड्राइव्स लैप्स रेट। फिर उसके बाद आपका आता है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी व्हेन, इसमें सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर स्टेबल कब रहेगा, जब हवा नहीं चलेगी तो स्टेबल है, हवा चलेगी तो अनस्टेबल है। वो सिंपल सी बात है, इतना चीज़ माइंड में रखो। अब हवा कैसे चलेगी, क्यों चलेगी, वो बाकी चीज़ों के लिए आपको एटमॉस्फेयर को समझना पड़ता है। उसमें इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट, इन्हीं दोनों का बात करता है। एडियाबैटिक लैप्स रेट की हमने बात कर ली, चाहे वो वेट हो चाहे ड्राई। अब देखते हैं क्या होता है। व्हेन अ पार्सल इज अ फोर्स टू राइज, ओके, ऊपर जाने के लिए, इट्स टेम्परेचर विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। सिंपल सी बात है, ऊपर जाने जाएगा तो एक्सपेंड होगा तो टेम्परेचर कम होगा। इफ़ द पार्सल इज़ कूलर देन द सराउंडिंग, अगर पार्सल जो है कूलर है अपनी सराउंडिंग से, इट विल मोर डेंस, और उससे बहुत ज़्यादा उससे वो क्या होगा, घना होगा, उससे घना तो ज़्यादा होगा। एंड इफ़ अलाउड टू डू सो इट विल सिंक, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, नीचे बैठने की। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई एयर पार्सल है और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा, एयर पार्सल का टेम्परेचर कम है, एयर पार्सल का टेम्परेचर जब कम है तो ऊपर क्यों जाएगा, वो ऊपर जाता वही है जो उसके सराउंडिंग में, जब उसका अपने इन्वायरमेंट से चीज़ें से का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। किसी भी इंसान को अगर सिंपल से एग्जांपल ले लो एक तरीके से,
कि अगर कोई चीज़ गर्म नहीं है और उसको हाथ में पकड़ाओ तो उसको इंसान पकड़ लेगा, अगर वो ठंडी है तो उसको पकड़ लेगा, अगर गर्म है तो ऑब्वियस सी बात उसको छोड़ के भागेगा ना। तो उसी तरीके से गर्म हवा की भी टेंडेंसी होती है ऊपर जाने की, लेकिन उसके लिए आपको गर्म हवा वो गर्म तब बोली जाएगी जब वो अपनी सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो तो गर्म बोली जाएगी। यानी आपका इन्वायरमेंट्स के सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 हो और उसका 25 हो, जब उसका 25 होगा तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, और जब वो 25 से ही कम रहेगी, ऑब्वियस सी बात है 20 से ही कम रहेगी, तो वो नीचे की तरफ उसकी टेंडेंसी बैठेगी, जैसा कि आपका इस इमेज में बताया गया है। If however our imaginary rising parcel is warmer and hence less dense the surrounding air, it will continue to rise until if reaches, अब जब वो होती है तो उसको स्टेबल बोला जाता है। अब यहाँ पे जब वो गर्म होगी और वो ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली एयर मूवमेंट होता रहेगा, यानी रुकेगी नहीं, एयर मूवमेंट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ होगी, टेंडेंसी क्या होगी ऊपर जाने की, तो उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल कंडीशन बोलेंगे। द एनवायरमेंटल लैब्सोल्यूट इज एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यही होती है एनवायरमेंटल लैब्सोल्यूट क्या हो गया, एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एज डिटरमाइंड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द रेडियो सोन्स एंड द एयरक्राफ्ट। एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज ऑन द अदर हैंड आर द चेंज इन ए टेम्परेचर दैट अ पार्सल ऑफ एयर एक्सपीरियंस। कोई एक पर्टिकुलर पार्सल हो गया, वो एडियाबैटिक जो चेंज फील करेगा वो होता है आपका एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज ऑफ द एयर एक्सपीरियंस एट इज मूव वर्टिकली थ्रू द एटमॉस्फियर। ओके, एनवायरमेंटल लैब्सोल्यूट और एडियाबैटिक लैब्सोल्यूट स्टेबल कब होगा, जब वो अपने सराउंडिंग से यानी इन्वायरमेंटल लैब्सोल्यूट से एडियाबैटिक लैब्सोल्यूट का टेम्परेचर कम होगा तो वो ठंडी होगी तो ऊपर नहीं जाएगी, टेंडेंसी क्या होगी नीचे बैठने की, तो वो हवा रुकी रहेगी बढ़िया एकदम, तो उसमें क्या होगी, वो एटमॉस्फेयर स्टेबल बोला जाएगा। रेजिस्ट वर्टिकल होगा, वो एकदम से रेजिस्ट करेगा, और जब वो गर्म हवा होगी ऊपर जाने के लिए मूवमेंट करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल कंडीशन बोलेंगे। अब एग्जाम्पल में देखिए, इन द एग्जाम्पल द एयर एट द 1000 मीटर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड कूलर देन एयर एंड द सरफेस। एग्जाम्पल में सिंपल से देख लीजिए, 25 है 25 है, 20 है 15 है, 15 है 5 है, और उससे कम है तो टेंडेंसी क्या दिखा रहा है, नीचे जाने की, यानी वो बैठेगी, एक्सपेंड जैसे ठंडी होगी बैठेगी, यानी ये क्या होगा, कंडीशन स्टेबल कंडीशन हो जाती है। फिर इसमें देख लिए एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी देखिए। अब इसमें देखिए ये क्या कहते हैं, आपका एनवायरमेंटल लैब्सोल्यूट हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं कि एडियाबैटिक लैब्सोल्यूट हो गया। अब आप एनवायरमेंटल लैब्सोल्यूट देखिए, इसमें 20 है 15 है 10 है, उससे कम हो गया, टेंडेंसी इसमें क्या दिखाएगा, जब उससे कंपेरिजन में कम है तो हवा क्या होगी, मूवमेंट नहीं होगी, हवा मूवमेंट नहीं होगी तो कम होगी। ऑब्वियस बात, इसमें ग्राफ भी दिखाया गया है एनवायरमेंटल लैब्सोल्यूट का और एडियाबैटिक लैब्सोल्यूट का। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी कहाँ पे आ रही है, अब इसका 28 है और इसका 40 ठीक था, फिर 28 से इसका 30 हो गया। राइजिंग एयर टू वार्मर देन इन्वायरमेंट, अब इसी बात है, गर्म है तो ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, जब तक कि इक्विवेलेंट नहीं हो जाते तब तक वो बढ़ती रहेगी, तो ये क्या होगा, यानी हवाएं चलती रहेंगी, ऑब्वियस सी बात है, तो ये होगी आपकी एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी हो जाती है आपकी। ये स्टेबल कंडीशन हो गई, ये आपकी अनस्टेबल कंडीशन हो गई, दोनों का ग्राफ भी दिखाया गया है, अच्छे से देख लो और समझ लो। फिर उसके बाद कंडीशनली आती है, कंडीशनल में भी एक पार्ट हो जाता है, पहले आपका उसमें दिखा रहा है 31, फिर 30, फिर कम है, फिर 22, फिर 20 हो गया, फिर उसके बाद वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ने लगी, यानी पहले तो वो क्या कहती थी, टेंडेंसी उसकी नीचे बैठने की, पर एक लेवल के बाद क्या हो गई, टेंडेंसी ऊपर जाने की उसकी, यानी फिर उसका वेट एडियाबैटिक लैब्सोल्यूट उसके टेम्परेचर के चेंजेस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट जो हो रहा है इन्वायरमेंटल लैब्सोल्यूट में और एडियाबैटिक लैब्सोल्यूट में, वो ज़्यादा कम का हो रहा है, यानी आपका एडियाबैटिक लैब्सोल्यूट ज़्यादा हो जा रहा है और इन्वायरमेंटल लैब्सोल्यूट कम हो जा रहा है। सिंपल सा आप देख सकते हो, यानी 13, फिर से 4, 4 से 5, फिर इसमें क्या हो रहा है 14 से 8, 8 से 2, 6 डिग्री सेंटीग्रेड का आ रहा है। राइजिंग एयर 7 डिग्री वार्मर, राइजिंग एयर 4 डिग्री वार्मर, तो ये कंडीशनली स्टेबल हो जाती है, पहले स्टेबल, फिर उसके बाद ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई, फिर उसके बाद वो क्या हो गया आपका अनस्टेबल हो गया, पहले स्टेबल फिर अनस्टेबल। प्लूम बिहेवियर की जब बात करेंगे तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, एयर पॉल्यूशन में इसका रोल प्ले होगा और प्लूम बिहेवियर को भी हम समझेंगे। लोफ्टिंग, लूपिंग, इतने भी आपके हैं सब के सारे, फ्यूमिगेशन सारे के सारे। फिर उसके बाद होता है आपका क्या कहते हैं कि ये आपका प्रोविनेंस होता है, जो वर्ल्ड बायोजियोग्राफिक प्रोविनेंस होते हैं वो 8 तरीके के प्रोविनेंस दिए जाते हैं। प्रोविनेंस जो होते हैं वो आपके 8 तरीके के दिए गए हैं पूरे वर्ल्ड में। एक होता है क्या कहते हैं कि पहला एक्रिटिक हो गया आपका, पहली आर्कटिक हो गया, सॉरी रियाम, फिर उसके बाद निया आर्कटिक हो गया, फिर अफ्रीको ट्रॉपिकल फर्स्ट रियाम हो गया, इंडो मालियन रियाम हो गया, फिर उसके बाद ओशियानियन हो गया, फिर ऑस्ट्रेलियाई हो गया, फिर एंटार्क्टिका हो गया, फिर न्यू ट्रॉपिकल हो गया। इंडिया में क्या हो गया आपके बायोजियोग्राफिक रीजन टोटल कितने जोन हो गए, 10। ये भी आते हैं कितने हैं टोटल जोन, 10 हैं। ट्रांस हिमालय, डेजर्ट, सेमी एरिड हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, डेक्कन हो गया, गैंगेटिक प्लेन हो गया, कोस्ट हो गया। फिर उससे रिलेटेड आपका बायोटिक जो प्रोविनेंस है उसके बारे में दिया गया है, इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए।
एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया में कितने हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन टोटल इंडिया में 15 है। जोन फर्स्ट इसमें आपका वेस्टर्न हिमालय रीजन जम्मू कश्मीर, जोन सेकेंड ईस्टर्न हिमालय रीजन असम सिक्किम वेस्ट बंगाल यानी नॉर्थ ईस्ट के पार्ट आ रहा है। जोन 3 आपका गंगेटिक प्लेन और वेस्ट बंगाल के आ रहे हैं, लोअर गंगेटिक प्लेन का सॉरी। और जोन 4 में आपका मिडिल गंगेटिक में उत्तर प्रदेश और बिहार। जोन 5 में अपर गंगेटिक यानी उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया आ रहा है। फिर जोन 6 हो गया ट्रांस गंगेटिक का प्लेन यानी आपका गंगेटिक प्लेन सबसे ज़्यादा आ रहा है, पंजाब हरियाणा एंड दिल्ली। जोन 7 जोन 8 जोन 9 इसी तरीके से आप पूरा इसको फिर से एक रीड कर लेना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन टोटल 15 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात वही हो गई कि आप प्रेजेंट टाइम में कोई भी चीज़ यूज़ करो उसको इस तरीके से यूज़ करो कि आपकी आने वाली पीढ़ी को उसकी कमी महसूस ना हो, उनकी नीड्स में किसी भी तरीके की कमी ना हो। और ये जो आया था सबसे पहले 1987 में ब्रटलैंड की कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें इसको डिस्क्राइब किया गया था। आवर कॉमन फ्यूचर में इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया। टोटल 17 गोल है, 2015 में आया था SDG और 2015 से 2030 तक हो गया इसका टारगेट रहता है, हर 15 साल में होता है। इसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, उसके भी 15 साल के थे। और SDG के बाद भी इस 30 के बाद भी नया गोल हमारा लॉन्च किया जाएगा जी। इसमें 17 गोल हैं। बस इसमें आप जो करंट से रिलेटेड होंगी वो चीज़ें देखना। फिर आती है आपकी रिमोट सेंसिंग का पार्ट। रिमोट सेंसिंग का पार्ट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना फिजिकली कांटेक्ट के उसको एनालाइज करना, ऑब्जेक्ट करना और सेंस करना। पैसिव रिमोट सेंसिंग दो टाइप की होती है, रिमोट सेंसिंग दो टाइप की होती है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव हो गई सन एनर्जी विच रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब एनर्जी इमिटेड एज द थर्मल इंफ्रारेड, यानी उसके पास सनलाइट के बेसिस पे वो काम करेगी। सनलाइट पहले ऑब्जेक्ट पड़ेगी, ऑब्जेक्ट जो होगा उसको रिफ्लेक्ट करेगा किसकी तरफ, सेटेलाइट उसको रिसीव करेगी, फिर आपके स्टेशन पे उसको प्रोवाइड करेगी। एक्टिव क्या होगी, उसके बाद इमिट रेडिएशन, उसके बाद सोर्स कुछ हो गया, वो डे एंड नाइट दोनों में काम कर सकती है। रेडिएशन रिफ्लेक्टेड इज डिटेक्टेड एज अ मीजर्ड, यानी लीडार राडार और सोनार जैसी चीज़ें होंगी। फिर उसका ऑर्बिट आपके आ गया, पोलर ऑर्बिट, सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट हो गया आपका इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है बहुत सारे एक वीडियो में, आप देखेंगे क्विज का वीडियो जो होगा। ए पोलर ऑर्बिट 90 डिग्री एंगल इंक्लिनेशन टू द इक्वेटर पासिंग थ्रू द वेयर एज द इक्वेटोरियल ऑर्बिट इज अ डिग्री एंगल इंक्लिनेशन ऑफ द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गया, यानी पोलर ऑर्बिट और इक्वेटोरियल ऑर्बिट। फिर सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गया आपका स्पेशल केस ऑफ पोलर ऑर्बिट। आपकी जो जियो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं वो सन सिंक्रोनस या पोलर ऑर्बिट में पाई जाती हैं, उसको बोला जाता है। उसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती हैं वो आपकी 35,000 यानी 35,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर पे मानी जाती हैं कि 36,000 किलोमीटर ऊपर है ये। और इसमें आपकी मोस्टली ब्रॉडकास्ट के लिए जो सैटेलाइट होती है, मेट्रोलॉजी के लिए जो सैटेलाइट होती हैं, वो सारी सैटेलाइट इसमें यूज की जाती हैं। स्पेशल केस ऑफ इक्वेटोरियल ऑर्बिट सैटेलाइट रोटेट एट द सेम स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। अ सैटेलाइट appears to be still at the sky all the time. A satellite altitude is a very high, जिसे बोला जाता है। रिमोट सेंसिंग प्रोसेस में कंपोनेंट्स कौन से होती है, एनर्जी सोर्स और इल्यूमिनेशन होना चाहिए, रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर, इंटरेक्शन विद द टारगेट, रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें होती है। सेटेलाइट हो गई आपकी, उस पर सन की लाइट पड़ी ऑब्जेक्ट पे, फिर ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर गई सेटेलाइट पे। सेटेलाइट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गई, अलग अलग उसके स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को रिस्पॉन्स करता है, वो उस एक इमेज ड्रॉ करता है। फिर इसमें कुछ आपके टर्मिनोलॉजी है, इसमें जा रही है इंस्टेंटेनियस फील्ड व्यू जो होती है आपकी, वो क्या होती है। इंस्टेंटेनियस फील्ड व्यू द सॉलिड एंगल ओवर, ये जो दिया गया है ग्रीन कलर का जो आपका ये स्क्वायर टाइप का और इसमें पूरी तरीके से मैट्रिक्स बनाई गई है, वो है सॉलिड एंगल ओवर विच मेजरमेंट इज मेड एट एनी इंस्टेंस गिवन अ सेंसर एल्टीट्यूड एट IFOV। इसको रिमोट सेंसिंग की भाषा में यही बोला जाता है IFOV। स्पेशल रेजुलेशन लीनियर डिस्टेंस इज डिटरमाइंड, पी हो गया। फिर स्वाथ विड्थ क्या हो गया, जितना भी एरिया वो कवर करती है एक सैटेलाइट जो होती है स्कैन करने के लिए अर्थ की क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ को, वो उसको स्वाथ विड्थ बोला। नादिर पॉइंट जस्ट नीचे सैटेलाइट का पॉइंट जो होता है अर्थ पे, उसको बोला जाता है आपका कि ये उसका नादिर पॉइंट है। ए में आप देख सकते हो कि वो का जैसे कि आपका इमेज में दिखाया जा रहा है कि ए का जो एरिया वो IFOV है, यानी इंस्टेंटेनियस फील्ड व्यू है उसका जो पूरा दिखा रहा है। बी इसका पिक्सल साइज़ दिखा रहा है, एक पिक्सल साइज़ कितना है, सी यानी एल्टीट्यूड। और इसी तरीके से इस इमेज में भी दिखाया जा रहा है नादिर पॉइंट जस्ट सैटेलाइट के नीचे का पॉइंट होता है वो। और फिर उसके बाद पीरियड जो सन के सबसे पास नियरेस्ट होगा, अपोजी सबसे दूर होगा, ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट हो गया, ऑर्बिटर प्लेन हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, इंक्लिनेशन एंगल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। फिर उसके बाद होता है कि हाँ, इस पर रेजुलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। रेजुलेशन इसके 4 टाइप के होते हैं, स्पेशियल, स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल और रेडियोमेट्रिक।
रिमोट सेंसिंग में। स्पेशियल हो गया, उसका रेजोल्यूशन बताएगा कि हाँ ये कितने कितने रेंज में पाया जाता है, मतलब कि 30 मीटर का किसी पिक्सल साइज़ का जो भी उसका हो गया सैटेलाइट की इमेज जो मिलेगी आपको, वो उसकी अलग अलग रेजोल्यूशन की होती है। रेजोल्यूशन यानी किसी भी दो पार्ट की रिजॉल्विंग पावर, दो पॉइंट को डिस्टिंग्विश करना आपस में, वही होती है रेजोल्यूशन। स्पेशल हो गया, स्पेक्ट्रल हो गया यानी उसमें कितने स्पेक्ट्रल यानी कितने उसमें बैंड्स पाए जा रहे हैं। टेम्पोरल यानी कोई भी साइकिल जो हो रही है वो एक टाइम पे कितने एक ही जगह को दोबारी जगह पे जब मतलब एक ही जगह को स्कैन करने के लिए जब वो दोबारा आ रही है तो कितने टाइम पीरियड बाद आ रही है। कुछ सैटेलाइट उसको 24 घंटे पे स्कैन करेंगी, कुछ की 16 दिन पे होती है, जैसे लैंडसेट की हो गई। मोइडिस की 8 घंटे या 24 घंटे की भी होती है। रेडियोमेट्रिक में उसकी बिट्स और क्वांटिटी की बेस पे यानी हर्ट्स की बेस पे बिट्स कितने बिट्स की इमेज है उसकी बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता है। इसको आप एक तरीके से देख लीजिएगा। फिर आपकी क्या आता है DIP यानी डिजिटल इमेजेस प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेजेस प्रोसेसिंग में आपके 4 स्टेप होते हैं। इमेज को रिस्टोरेशन करना, स्टैटिकल एनालिसिस करना, इमेज इन्हेंसमेंट एंड इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज रिस्टोरेशन का प्रोसेस आर डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई नॉइस, जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन। इमेज रिस्टोरेशन में जो पार्ट होगा आपका वो जियोमेट्रिक करेक्शन का होगा, रेडियोमेट्रिक करेक्शन का होगा और नॉइस रिमूवल का होगा। फिर उसके बाद आपका जो स्टैटिकल एनालिसिस होती है, स्टैटिकल एनालिसिस में आपकी जो पार्ट होती है कि वो हिस्टोग्राम बेसिस पे और कुछ बेसिक जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करके उसकी, या फिर उसकी कोरिलेटिव एनालिसिस करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एनालिसिस कर सकते हो। इमेज इन्हेंसमेंट में लीनियर, नॉन लीनियर इन्हेंसमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी स्टैटिकल में आती है। इमेज इन्हेंसमेंट में भी वही सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आप बैंड रेशियोइंग करना यानी जो अलग अलग बैंड हैं उनका क्या कहते हैं कि अलजबरा यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना वो होती है। जैसे NDVI में आपका NIR और रेड के बीच में होता है, तो इसके जो हम कैलकुलेट करते हैं NDVI वैल्यू, उसी तरीके से EBI हो गया, NDWI हो गया यानी वाटर इंडेक्स हो गया आपका, मॉडिफाई वाटर इंडेक्स हो गया, EBBI इनहेंस बिल्डअप इंडेक्स हो गया, NDVI यानी नॉर्मल ड्राइव बिल्डअप इंडेक्स हो गया, और क्या कहते हैं IBBI हो गया। बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, इतने सारे इंडेक्स होते हैं। इन्हीं सब में हम क्या करते हैं कि जो हमारे सैटेलाइट्स में बैंड पाए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी पाए जाते होंगे, उन बैंडों को आपस में हम उनकी रेंज जानते हैं कि हर बैंड कोई विजुअल पे काम कर रहा है, कोई थर्मल पे काम कर रहा है, कोई NIR पे काम कर रहा है। तो उनको आपस में हम अपने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमको कौन सी इंडेक्सिंग चाहिए उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। मैप को क्या कहते हैं, बैंड को माइनस करके, बैंड को ऐड करके, बैंड को फ्रैक्शन के बेसिस पे एक दूसरे से डिवाइड करके, ओके, ये होती है। फिर उसके बाद इमेज क्लासिफिकेशन की बात आती है। इसमें अनसुपरवाइज और सब सुपरवाइज क्लासिफिकेशन होते हैं। अनसुपरवाइज बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, इसमें किसी भी तरीके की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सुपरवाइज में हमको एक ट्रेनिंग बताना पड़ता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ ये है, ये वाटर बॉडी है, ये हमारा ट्री कवर है, ये हमारी क्या कहते हैं अर्बन एरिया है, बिल्डअप एरिया है, ये हमारा बैरन लैंड है, ये हमारा फैरो लैंड है, ये हमारा एग्रीकल्चर लैंड है। इसी तरीके से उसको समझाना पड़ता है। वो जब वो समझ जाता है तो उसी बेसिस पे वो इमेज को क्लासीफाई कर देता है। अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आपका आता है डिटरमाइनिंग द फोटो स्केल। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं कि आपका कोई भी दे दिया गया एक क्वेश्चंस, फिर उसके बेसिस पे आपको निकालना होता है हाँ इसका फोटो स्केल कितना। इफ़ 1 मिलीमीटर ऑफ फोटोग्राफ रिप्रेजेंट 25 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन द स्केल ऑफ द photograph is represent as a 1 millimeter is equal to 25 meter. Represent if it is 1:25,000, it represent the fraction 1:25,000 represent at the ratio फॉर्म में जब उसको बताएंगे तो S इक्वल टू F/H। S क्या हो गया स्केल ऑफ द रियल फोटोग्राफ, F क्या हो गया आपका फोकल लेंथ एंड कैमरा, जो आपको बताएगा कि हमारा फोकल लेंथ कैमरा इतना है, फ्लाइंग हाइट इतनी है, तो उसी के बेसिस पे आप इसको निकाल लेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेस पे ही पूरी की पूरी रिमोट सेंसिंग टिकी हुई है। थर्मल रिमोट सेंसिंग में आप देख लो जो भी चीज़ें होती हैं आप इसमें समझ लो। 0.05 से लेकर के मैपिंग, क्लोरोफिल, डिस्ट्रीब्यूशन कोस्टल एरिया को लेकर के होता है। 5 से लेकर 0.6 ये सब सारी आपका विजुअल रेंज में काम कर रही हैं। बेथीमेट्री हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो गई आपकी। फिर आपका वेजिटेशन मैपिंग हो गई। 8 से लेकर के 14 तक हो गया आपका लैंड सी सरफेस टेम्परेचर, यानी लैंड सरफेस टेम्परेचर आपको निकालना हो तो ये हो गया। द 8 to 14 मिलीमीटर बैंड से स्पैन टू द रेडिएंट एनर्जी पीक्स ऑफ द टेम्परेचर 300 केल्विन। इट इज़ द एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैविंग द रेडिएंट एनर्जी पीक एट द 9.7 मिलीमीटर। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में बैंड जो होते हैं वो बैंड हो गया आपका P बैंड, L बैंड, C बैंड, X बैंड, KU बैंड और क्या होता है का बैंड। इसका एप्लीकेशन कहाँ है इस टेबल में अच्छे से आपको बताया गया है। इसके पहले मैं बहुत सारी वीडियो में भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसको फाइंड करिए और इसको रिवाइज़ करिए। इससे एक दो न्यूमेरिकल एक दो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं।
फिर उसके बाद फिर से वही बात हो गई आपकी वेवलेंथ क्या क्या हो गया, वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी घट रही है, इसमें चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। फिर उसी तरीके से ये माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग हो गया। फिर इसके एप्लीकेशन कहाँ पे हैं आपके, एप्लीकेशन जो होती है रिमोट से सेंसिंग का, वो आपका मेट्रोलॉजी एरिया में हो गया, हाइड्रोलॉजी एरिया में हो गया, सॉइल साइंस में हो गया। अब इसमें आपको इंडियन सैटेलाइट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कार्टोसेट हो गया, कार्टोसेट 3 लॉन्च हुआ है, उसका रेजोल्यूशन आप देखो कार्टोसेट 3 का कितना है, कार्टोसेट 2 का कितना है। कार्टोसेट मोस्टली क्या होता है, मैपिंग के लिए यूज किया जाता है, अर्बन मैपिंग के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, उसका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है। रीसेट सैटेलाइट जो होती है हमारे यहाँ इंडिया की, वो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है, जो सी बैंड में मोस्टली काम करती है, सार बैंड पर काम करती है। हाइपर स्पेक्ट्रल की जो हमारी है IMS यानी हाई सेंसर हो गया, उसके बाद हाई स्पेस रेजोल्यूशन हो गया, फिर आपकी लिस हो गया, लिस 3 हो गया, रिसोर्सिट हो गया। बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं इंडिया की सारी, इसरो की जो भी सैटेलाइट हैं IRS के द्वारा लॉन्च की हुई, इसरो के द्वारा, उसको अच्छे से आप पढ़ लो, उसका रेजोल्यूशन क्या, उसका एप्लीकेशन क्या है, सबका बस 2 ही चीज़ आपको याद करनी है कि कौन कौन सी सैटेलाइट हैं। और जैसे कि कुछ डिफरेंस हो गए, माइक्रोवेव हो गई, कुछ क्या कहते हैं कि हाइपर स्पेक्ट्रल हो गया, और कुछ विजुअल यानी ऑप्टिकल रेंज पे काम करने वाली। ऑप्टिकल रेंज में मोस्टली क्या कहते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जो की जाएंगी और अर्बन मैपिंग के लिए की जाएंगी, किनका कितना रेजोल्यूशन है उसी बेसिस पे उसका काम डिवाइड कर दिया जाएगा। तो उसके एप्लीकेशन को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर आपका आता है प्रोजेक्शन हो गया आपका, प्रोजेक्शन में ये हो गए कि आपका WGS हो गया, फिर क्या क्या कहते हैं UTM हो गया और GCS हो गया। डेटम क्या हो गया आपका, फ्रेम ऑफ द रेफरेंस फॉर मेजरमेंट लोकेशन ऑन द सरफेस अर्थ मेजरमेंट एंड द रेफरेंस कोई भी पार्ट दे दिया गया, वो हो गया आपका डेटम रिप्रेजेंट करता है, वो डेटम होता है। और WGS 84 द वर्ल्ड जियोटिक सिस्टम ऑफ 1984 द GPS यूज दिस डेटम फॉर इट्स मेजरमेंट। ये होती है GPS की पॉइंट। GPS हमने क्यों यूज़ किया जाता है, जब भी आप कोई भी लेंगे ग्राउंड ट्रूथिंग पॉइंट के लिए, ग्राउंड ट्रूथ के लिए। ग्राउंड ट्रूथ क्या काम करेगा, ग्राउंड ट्रूथ आपका काम करेगा वो क्या करेगा, डेटा को वैलिडेट करेगा, आपके वैलिडेट करेगा, कैलिब्रेट करेगा, और उसको बताएगा कि पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे जियो रेफरेंस करने में मदद करेगा। आप फिर जो भी इमेज यानी रिमोट सेंसिंग में जो भी चीज़ें आप करोगे, उसमें ग्राउंड ट्रूथिंग बहुत ज़रूरी होती है। वो इमेज के कैलिब्रेशन में काम करेगा, सेंसर के कैलिब्रेशन में काम करेगा, और उसको रेक्टिफाई करने में काम करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ग्राउंड ट्रूथिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, फिर उसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा, इसमें हमने इतना ही कवर कर दिया है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे और अच्छे से और डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।